गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रसार गतिविधियां जो आयोजित की गई उनमें सर्वोदय योजना के बारे में बात करेंगे। सर्वोदय अर्थात सबका उदय, सबका हित, सबका विकास, सबकी उन्नति। जिस प्रकार एक परिवार में सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का हित चाहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार यदि समाज और देश में सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक कुटुंब भाव से रहें तो उस देश का सच्चा विकास तभी हो सकता है। जब तक सभी लोग सुखी संपन्न नहीं होंगे तब तक किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी एक आदर्श गांव और समाज की परिकल्पना की थी जिसमें सभी का उदय हो और सभी का विकास हो, सभी का भला हो। सर्वोदय शब्द भारतीय संस्कृति के साथ प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है और सर्वोदय इसी संस्कृति का पोषण करता रहा है। सर्वोदय गांधी जी की विचारधारा की जो रचनात्मक विचारधारा थी उसका ही विस्तार रूप है, जिसे बाद में काका कालेलकर, जय प्रकाश नारायण, शंकर राव देव और विनोबा भावे जैसे व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया था। सर्वोदय योजना की शुरुआत सर्वप्रथम मुंबई प्रांत से की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था, वह था मानव मूल्यों की स्थापना करना। सभी इसके उद्देश्यों में, सर्वोदय के उद्देश्यों में सभी लोगों को का भला चाहना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें शोषण ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, जाति पाति का भेदभाव ना हो, सत्य अहिंसा पर आधारित हो, श्रम की पहचान हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और निस्वार्थ सेवा भावना पर आधारित हो। ऐसे कुछ मानवीय मूल्य निर्धारित किए गए थे जिनका निर्माण हमारे समाज, जिनके आधार पर हमारे समाज का निर्माण करना था। राज्य विहीन समाज की स्थापना करना जिसमें लोग प्रशासन से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से नियंत्रित हो, ऐसी सोच इसमें निर्धारित की गई थी। और समानता, भाईचारा, पारस्परिक सहयोग, स्वशासन आदि मानवीय मूल्य पर आधारित समाज बनाने का इसमें कल्पना की गई है। ये मुख्य उद्देश्य जो है वो सर्वोदय कार्यक्रम के निर्धारित किए गए थे, जिन पर हमारा सर्वोदय योजना आयोजित की गई और उस पर से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिर गतिविधियों की यदि हम बात करें तो सर्वोदय कार्यक्रम जहां हम कह रहे हैं धर्म और मानवीय मूल्यों पर आधारित था, तो उसमें यह निर्धारित किया गया था कि जब तक लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, उनमें नहीं ऊंच नीच के भेदभाव नहीं मिटाए जा सकते। अमीर और गरीब की जो खाई खुद चुकी है वह तब तक नहीं भरेगी जब तक लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं हो। तो कहीं न कहीं सर्वोदय कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से निम्न आधारों का निर्माण किया गया, आधारों को अपनाया गया, जिनमें फर्स्ट था भूदान, ग्रामदान, संपत्ति दान, श्रमदान और बुद्धिदान। भूमिदान यानी भूदान यानी भूमिदान। जितने भी धनाढ्य व्यक्ति हैं या भूमिपति हैं जिनके पास आवश्यकता से कहीं अधिक भूमि उपलब्ध है, उन व्यक्तियों से अनुरोध किया गया कि वो अपनी कुछ भूमि का जो दान है वो गरीब और निराश्रित व्यक्तियों को के लिए दान करें। और इसके लिए आचार्य विनोबा भावे ने गांव-गांव घूम कर लोगों को समझाने का प्रयास किया और उनको समझाया कि भूमि जो है वो ईश्वर की दी हुई संपदा है और सभी व्यक्तियों का उस पर समान अधिकार है। अतः जिसके पास भी आवश्यकता से अधिक भूमि है उन्हें अपनी उस भूमि का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए दान कर देना चाहिए। परंतु ये जो भूदान है वो दया पर आधारित नहीं हो, जिसके पास अधिक भूमि है वे न्यायिक आधार पर दूसरों को अपनी स्वेच्छा से दान करें। ऐसा जो है, ऐसी जो भावना है वो इसमें निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट था ग्रामदान। ग्रामदान से तात्पर्य है गाँव के भूस्वामी जो भी हैं वो अपनी भूमि को गाँवों के लिए अर्पित कर दें, गाँवों के लिए अर्पण कर दें। उस भूमि पर पूरा गांव जो है वो सहकारिता के आधार पर खेती करेगा और उस पर जो भी पैदावार होगी उस पर सबका समान अधिकार होगा। भूमिपति अपनी भूमि पर उपज का
भूमिपति अपनी उपज का 40वां भाग ग्राम सभा के कोष में जमा करवाएंगे और जिसका उपयोग अनाथ व्यक्तियों के लिए और आश्रित व्यक्तियों के लिए, निराश्रित व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। फिर भूमिपति जो है वो अपनी भूमि का 20वां हिस्सा भूमिहीनों को दान करेंगे, इसमें निर्धारित किया गया। शेष भूमि जो भी बचेगी वो भूमालिक की होगी और उसके लिए एक ग्राम सभा का संगठन किया गया जिसमें गांव के सभी व्यक्ति प्रत्येक परिवार के सदस्य जो हैं वो उसमें सम्मिलित किए गए और वह ग्राम सभा का अधिकार, वह जो भूमि जो शेष बच रही है जो भूमि मालिक के पास होगी उस पर ग्राम सभा का अधिकार होगा, ऐसा निर्धारित किया गया। नेक्स्ट था संपत्ति दान। संपत्ति यानी कि धनवान व्यक्ति, साधन संपन्न व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुछ अंश गरीबों के लिए और दान करे ताकि भूदान में जो भूमि दान की गई है उस भूमि पर खेती कार्य किया जा सके, क्योंकि खेती करने के लिए किसानों के पास न तो कोई उपकरण थे, न कोई सामान था, न कोई धन था जिसकी सहायता से वो उन सबका खाद बीज आदि सामान खरीद कर, उस पर बैल आदि खरीद कर वो भूमि पर खेती का कार्य शुरू कर सके। तो कहीं ना कहीं संपत्ति दान इसका कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि संपत्ति संपन्न व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुछ अंश दान करें और वह अंश उन लोगों को कुछ सामान उपलब्ध करवाने के लिए प्रयोग कराया जा सके, जिससे लोग खाद बीज बैल आदि खरीद कर उस भूमि पर खेती कर सकें और उसे उपजाऊ बना सकें। फिर नेक्स्ट था बुद्धिदान और श्रमदान। बुद्धिदान यानी कि और श्रमदान यानी कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, संपत्ति नहीं है, परंतु वे उनके पास समय है, बुद्धि है और कार्य करने की क्षमता है, तो वह उन चीज़ों का दान करे। बुद्धिमान बुद्धि का दान करे, समय जिसके पास है वो समय का दान करे, श्रम जिसके पास है यानी जो श्रम कर सकता है वो ज़रूरतमंद व्यक्तियों की जाकर सहायता करे, श्रम का दान करे। ये सारी चीज़ें जो थी वो इसके अंतर्गत निर्धारित की गई ताकि लोग किसी न किसी प्रकार सहयोग की भावना से और भावना उत्पन्न हो और एक दूसरे का सहयोग करें, सहायता करें, जिससे लोगों का कार्य संपन्न हो सके और लोग आत्मनिर्भर बन सके। फिर नेक्स्ट अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो सर्वोदय कार्यक्रम जो था वो बहुत अच्छी सोच के साथ प्रारंभ किया गया था और उसमें काफ़ी व्यक्तियों ने अपना बिना किसी स्वार्थ के सहयोग भी दिया था और काफ़ी प्रयास भी करे थे, जिसी का परिणाम था कि 1951 में पोचमपल्ली गांव के भूमिहीन परिजनों को एक भूमिपति जो कि रामचंद्र रेड्डी थे, उन्होंने लगभग 100 एकड़ भूमि दान करी थी और 1952 से 54 के मध्य भूदान आंदोलन जो था वो काफ़ी तेजी से बढ़ा, काफ़ी लोगों ने अपनी भूमि दान करी। 1953 में सर्वाधिक भूमि जो थी वो बिहार राज्य में दान की गई। 1956 में सरकार ने भूदान से प्राप्त भूमि को विकसित करने एवं न्यायिक तौर पर वितरण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। विनोबा भावे ने डकैतों को भी आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया और सरकार से अनुरोध किया कि वह उनके लिए एक सामान्य जीवन उपलब्ध कराए जिससे वो आत्मसम्मान के साथ जी सके। और इससे प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के कई डकैतों ने आत्मसमर्पण किया और उसके पश्चात वो बड़ा सामान्य जीवन आत्मसम्मान के साथ जीने भी लगे। तो इन सब के द्वारा यही सारी उपलब्धियां थी जो सर्वोदय कार्यक्रम को प्राप्त हुई और वह काफ़ी हद तक सफल भी, हम कह सकते हैं सफल भी हुआ। लेकिन अगर हम त्रुटियों की बात करें तो सर्वोदय कार्यक्रम की सबसे बड़ी त्रुटि थी कि वह बहुत ज़्यादा उच्च आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम था। व्यावहारिकता के धरातल पर वो बिल्कुल नहीं था, जिसके कारण वो धराशायी हो गया, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया क्योंकि ज़्यादा उच्च आदर्श जो थे वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुए। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि सर्वोदय में जो सोच थी कि राज्य विहीन सत्ताविहीन समाज हो और जिसकी परिकल्पना उन्होंने बनाई थी सत्ताविहीन और राज्यविहीन समाज की, वो सरकार को मंजूर नहीं हुई, नेताओं को मंजूर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसी समय हमारा देश जो था वो स्वतंत्र हुआ था और
उसी समय सरकारों का निर्माण हो रहा था, तो नेताओं को यह सोच जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और जिसकी वजह से सरकार का इस कार्यक्रम को ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया। सर्वोदय में जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया था वो भी नेताओं को, तत्कालीन नेताओं को नहीं पसंद आया। समान आर्थिक व्यवस्था की बात जो थी वो भी सामंतवाद और धनाढ्य वर्गों को पसंद नहीं आई, क्योंकि यदि अगर अपना वो भूमि भी दान करेंगे, अर्थ भी दान करेंगे, तो कहीं वो भी निर्धन गुणों की श्रेणी में ना आ जाए। और दूसरी चीज़, निर्धन और अमीर दोनों को एक ही परिपाटी पर जोड़ना उनको यह सोच अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने भी इसको ज़्यादा सहयोग प्रदान नहीं किया। फिर दूसरा कि इस कार्यक्रम के तहत जितनी भी भूमि दान की गई वो ज़्यादातर ऊसर बंजर भूमि थी, किसी काम की नहीं थी, जिस पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता था। तो वह भूमि जो थी वो किसानों के लिए ज़्यादा कोई यूज़फुल नहीं रही। भूमिहीनों के पास खेती करने के लिए ज़्यादा आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे, धन का भी की भी व्यवस्था नहीं थी जिनका प्रयोग करके वो अपने संसाधनों को अर्जित कर सकें, जिसके कारण भी उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भूदान, ये सारे मुख्य बातों को अगर हम गौर करें तो इनसे पता चलता है कि कहीं न कहीं इन्हीं सभी कारणों के कारण कि सरकार की अनदेखी रही, बहुत ज़्यादा उच्च आदर्शों पर आधारित होने के कारण, ज़्यादा मानवीय मूल्यों का इसमें स्थापना होने के कारण बड़े लोगों ने, सरकारी लोगों ने इसको ज़्यादा सहायता प्रदान नहीं की, और इसकी वजह से ये सर्वोदय जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और वह व्यावहारिकता के धरातल पर धराशायी हो गया। यहाँ हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति और के बाद वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हम पढ़ रहे थे प्रसार गतिविधियाँ हमारे देश में जो चलाई गई, उसको हमने दो भागों में विभाजित करके पढ़ा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की गतिविधियाँ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की गतिविधियाँ। दोनों ही के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में बातचीत करी। अब हमारा यह टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रसार शिक्षण विधियाँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार।